आरएसएस ने निर्णय किया, मोदी ने इंप्लीमेंट किया, तो इंप्लीमेंट करने के लिए आरएसएस ने सीओ बनाया, कुछ इंप्लीमेंट करना होगा ना। आरएसएस फैसला करता रहेगा, केवल फैसला करता रहेगा, उससे थोड़ी होगा, कोई इंप्लीमेंट करने वाली मशीनरी चाहिए। तो मोदी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। हेलो साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और उसका जो समापन सत्र है उसका समापन करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, देश में हम लोगों को लगातार जागृत करने का अभियान चलाने की जरूरत है और केवल जागृत करने से कार्य नहीं चलेगा। जागृत करने के बाद संगठित करने की जरूरत है। केवल संगठित करने से ही कार्य नहीं चलेगा, तो संगठन के द्वारा एक्शन करने की जरूरत है और एक्शन हम लोगों को सामूहिक रूप से जो हमारे मकसद है, जो हमारे उद्देश्य है, उसका पूरा करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोगों को सामूहिक रूप से एक्शन करने की आवश्यकता है। साथियों, देश में अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो का अध्ययन करें जिससे बात समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है क्यों ये समझाना चाहता हूं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों को देश का पॉलिटिकल सिनेरियो समझना जरूरी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल सिनेरियो इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि वही लोग हम लोगों के समस्याओं का कारण बने हुए हैं। तो आप लोगों को जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो ये है कि जो केंद्र में सत्ता में काबिज है वो आरएसएस के द्वारा जो राजनीतिक संगठन बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी, उसके द्वारा केंद्र की सत्ता पर उन्होंने कब्जा किया और ये जो कब्जा है ये आरएसएस के लोगों का, जो ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस, इसके बारे में ज्यादा प्रचार किया जाता है कि ये हिंदुओं का संगठन है। तो हिंदुओं का संगठन है तो वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी हिंदू कहते हैं, मगर आरएसएस के जो केंद्रीय संचालक मंडल है तो अभी 2 साल में उसे 100 साल हो जाएंगे, आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे 2025 को। तो 100
उसका जो केंद्रीय संचालक मंडल है उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी आज तक शामिल नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब का आदमी शामिल नहीं, एक भी ओबीसी का आदमी शामिल नहीं। देश में जो तीसरे वर्ण के लोग हैं, वैश्य वर्ण का भी आदमी आरएसएस के केंद्रीय जो समिति है उनकी संचालन समिति, उसमें वैश्य वर्ण का भी आदमी, एक भी आदमी आज तक शामिल नहीं। तो इससे पता चलता है कि जो लोग इन लोगों को हिंदू कहते हैं, तो हिंदुओं के नाम पर कम से कम केंद्रीय संचालक मंडल में इनका कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। मैं आज के जो विमर्श देश में चल रहा है, मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देश में विमर्श क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमान। देश में जो विमर्श चल रहा है वो हिंदू मुसलमान का चल रहा है। और अगर हिंदू मुसलमान का विमर्श चल रहा है तो आरएसएस के लोग जिन लोगों को हिंदू कहते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते हैं, आज तक उनके केंद्रीय समिति में आरएसएस के एक भी आदमी इन लोगों का शामिल नहीं। इसके बारे में यहां बैठे हुए किसी ने भी इसके पहले, मेरे बताने के पहले सोचा होगा? मुझे जानकारी नहीं है। किसी मीडिया में, किसी अखबार में ऐसा कोई मुद्दा चर्चा के लिए आया होगा, ये भी मेरे पढ़ने में नहीं है। मैं 10 दिन 4-5 अखबार पढ़ता हूं। इन्हीं बदमाश लोगों के सारे अखबार हैं, उन्हीं के अखबार पढ़ते रहता हूं कि बदमाशों के अखबार में बदमाशों के बारे में क्या लिखा हुआ, तो हमें जानकारी मिलती है, उसके आधार पर बता रहा। तो इससे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिसे वो हिंदू कहते हैं और हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं आरएसएस के लोग, उन लोगों का एक भी प्रतिनिधि उनके केंद्रीय संचालन समिति में शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो लोग इन लोगों को ऐसे किसी कमेटी में शामिल नहीं करवाना चाहते हैं जिसमें वो पॉलिसी निर्धारित करने का काम करे। एक बात हमको समझना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को वो हिंदू कहते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये लोग हिंदू धर्मी लोग हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो हिंदू धर्म नाम का जो शब्द है या हिंदू नाम का जो शब्द है, ये आक्रांता मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। एक हमारे मुस्लिम साथी यहां वक्ता थे, वो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर आपको सुनाए। तो ये शेर जो है 2-2 लाइन के होते हैं, इनको शेर क्यों कहा जाता है मुझे मालूम नहीं है। मैं तो जो शेर जंगलों में रहता है उसी को शेर मानते रहता हूं, मगर जो लंबी कविता में नहीं बताया जा सकता वो साला 2 लाइन में बताया जा सकता है, शायद इसीलिए इसको शेर कहा जाता है। तो वो कह रहे थे, तो अच्छे जानकार व्यक्ति है, वो भी लास्ट में उनका जय हिंद ऐसा उन्होंने कहा।
तो आपको बताने के लिए समझा रहा हूं कि शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में हम लोग जागृत नहीं है। शब्द भी कितने महत्वपूर्ण होते हैं कि जो आक्रांता मुसलमान है वो यहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदू कहा, और ब्राह्मण लोग मुसलमानों को गरिया रहते हैं, डेली गरियाते रहते हैं, मगर उनका ही नाम दिया हुआ, उनके धर्म को दिया हुआ नाम, उनका ही नाम लेते रहते हैं, उनका ही नाम स्वीकार करते हैं। जरा ब्राह्मणों को बिल्कुल कोई शर्म नहीं लगती, ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम है हिंदू। यानी जिन आक्रांता मुसलमानों ने यहाँ के लोगों को पराजित किया, उनका पराजित लोगों को दिया हुआ नाम है हिंदू। ये ब्राह्मण अब SC ST OBC के लोगों को हिंदू कहते हैं, तो इसका मतलब है राजकोट का दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण है, उसने कहा हिंदू तो मुसलमान की दी हुई गाली है। दयानंद सरस्वती नाम के साथ बोल रहा हूं, दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण है, उसने कहा हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। तो मेरा ये कहना है अगर ये गाली है तो तुम साले हमको क्यों दे रहे हो गाली है? ये मुसलमानों की दी हुई गाली है ऐसा तुम कह रहे हो, इसलिए हमें नहीं चाहिए, ऐसा तुम कह रहे हो। वो हमें क्यों गाली दे रहे हैं हिंदू नाम से, हमें क्यों गाली दे रहे हैं? मगर जो लोग ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, यहाँ जितने लोग आए हैं उतने नहीं, जो अभी नहीं आए हैं उन लोगों को समझाना जरूरी है कि जिसे ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के नाम पर परोस रहे हैं, आपके सामने खाना परोस रहे हैं, वो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म की क्या पहचान है? ब्राह्मण धर्म की पहचान है, पहले तो वो वर्ण धर्म को मानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। दूसरा जाति धर्म को मानते हैं, तीसरा अस्पृश्यता को मानते हैं, चौथा आदिवासियों को सेग्रीगेट करने के सिद्धांत को मानते हैं, महिलाओं को दास बनाने को मानते हैं, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने के सिद्धांत को मानते हैं, और तमाम बातें हैं उनको मानते हैं। ये सारे लक्षण ब्राह्मण धर्म के हैं। इस ब्राह्मण धर्म के बारे में RSS ने अपने जीवन काल में कागज में रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया। कागज करने धरने का छोड़ो, इसके विरोध में कुछ करना है, अरे करने का छोड़ो, कागज में रेजोल्यूशन तक इसके विरोध में पास नहीं किया। ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि जब वो कागज में इसके विरोध में रेजोल्यूशन पास नहीं करते हैं, इसका मतलब है वो व्यवहार में उसके समर्थन में है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार हुआ, 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। अब ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और 3.5% की कांग्रेस है, और 3.5% की बीजेपी है, और 3.5% लोग हम लोगों को हिंदू बनाकर, अभी मैं जब भवन से इधर आया तो अखबार पढ़ रहा था, और अखबार में एक खबर थी, उस खबर में क्या लिखा था? नहीं, RSS के भाजपा के लोग कट्टर हिंदुत्व के सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, वो लिखा था, एक कट्टर हिंदुत्व के सिद्धांत को लेकर चल रहे। तो कांग्रेस को नरम हिंदुत्व को लेकर चलना चाहिए, यानी नरम हिंदुत्व अलग है, कट्टर हिंदुत्व अलग है। बेवकूफी की सली हद होनी चाहिए हम लोगों को। अरे कितना मूर्ख बनाओगे भाई, वही यानी वो कीचड़ से कीचड़ धोना चाहते, साला कीचड़ से कीचड़ धो सकते हैं, कीचड़ से कीचड़ धो सकते हैं,
नरम वाला कीचड़ ले लो, थोड़ा सा एक सख्त वाला कीचड़ ले। नरम वाला कीचड़ सख्त वाला कीचड़ साफ कर लेगा, कैसे करेगा? वो कहते हैं कि नरम हिंदुत्व जो है, तो कांग्रेस वाले नरम हिंदुत्व लेकर चलेंगे, ये आरएसएस वाले, भाजपा वाले कट्टर हिंदुत्व। यानी सारी खिचड़ी 3.5% के अंदर ही पकाना चाहते हैं। 3.5% लोग कांग्रेस वाले, 3.5% के अंदर ही बीजेपी वाले, 3.5% वालों की दो पार्टियां, 3.5% वालों की दोनों पार्टियां। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आता है। यानी एक राजा राम है तो दूसरा सीताराम है, सीताराम जाता है तो राजा राम आता है, राजा राम जाता है तो सीताराम आता है। तो हम लोगों के हिस्से में क्या आता है? राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। सारा भजन का भजन का राजा राम सीताराम के बाहर हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इस वजह से समस्या है, हमारी कोई सारी गिनती नहीं। गिनती का भी आप लोगों ने विषय रखा है। मोदी को पूछो कुत्ते कितने हैं, उसके पास आंकड़े। मोदी को पूछो उसमें काटने वाले कितने, कहा ये भी आता है। अच्छा इसमें सज्जन वाले कुत्ते कितने, कहा ये भी आता है। अच्छा जंगली वाले कुत्ते कितने हैं, कहा ये भी आता है। अच्छा देसी फालतू कुत्ते कितने हैं, ये भी है। जंगली जानवर कितने हैं, ये भी है। देसी जानवर कितने हैं, ये भी है। गाय बकरी कितना है, सब मोदी के पास पूरा डाटा है, पूरा है। ओबीसी कितना है, ये नहीं। जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ बकरी है, सब है, उनका डाटा है। ओबीसी नहीं। नहीं आप ओबीसी है तो ओबीसी का क्यों नहीं है, वो बोलते ही नहीं, इसके बारे में बताते नहीं है। ओबीसी का प्रधानमंत्री है ऐसा बताते बीजेपी वाले, ये ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे, ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के सरकार ने, नीतीश कुमार ने ओबीसी गिनती की, सारे देश के लोगों को आंकड़े बता दिए, और आंकड़े बताया तो पता चला ओबीसी की संख्या 52% नहीं है, 64% है। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, केयरफुली ध्यान देने की जरूरत है। ओबीसी की संख्या 52% नहीं 64% है, ये आंकड़ा नीतीश कुमार ने बिहार में बताया। इसका मतलब ये है कि लगभग सारे देश भर में 64% ओबीसी के लोग हैं। तो पता चलता है कि आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग गिनती क्यों नहीं करना चाहते। यानी आपको जानवरों को गिनने के लिए तैयार है, मगर हमारे लोगों की गिनती करने के लिए भी तैयार है। मगर हिंदू मुसलमान वाला मामला डेली चर्चा का विषय। हिंदू मुसलमान जब से भाजपा की केंद्र में सरकार बनी तब से नया विमर्श आया है भारत में, वो है हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू है, जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। तो ये इस वजह से क्या होता है कि ये 3.5% वाले ब्राह्मण जिसे हम अल्पसंख्यक मानते हैं, वो हिंदू मुसलमान के थ्योरी से बहुसंख्यक हो जाते हैं, और SC ST OBC का जो अकाउंट है वो 0 हो जाता है।
मान लो एससी को हिंदू के अकाउंट में जमा करो, एसटी को हिंदू के अकाउंट में जमा करो, ओबीसी को हिंदू के अकाउंट में जमा करो, तो इसका पहले नंबर का परिणाम क्या होता है? एससी एसटी ओबीसी का अकाउंट 0। समझ में नहीं आता। अरे जिसका 21 साल का वोट अभी 18 साल का हो गया, अगर आपकी गिनती 0 हो गई तो आपको मिलेगा क्या? ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। जब आपकी गिनती हिंदू के नाम पर होती है तो आपका मामला आप रफा दफा हो जाता है, आपके अधिकार हिंदू के नाम पर जमा हो जाते हैं। ब्राह्मण उसका ठेकेदार है, तो उसके पास ठेका रहता है, तो वो उसका इस्तेमाल करता है। जो ठेकेदार होगा वही इस्तेमाल करेगा, वो कर रहा है। एससी एसटी ओबीसी को अधिकार चाहिए, अधिकार जिसको चाहिए उसको एससी एसटी ओबीसी के नाम पर गिनती होगी तो उस अनुपात में अधिकार मिलेगा। ये हम लोगों को समझना होगा, ये जानना होगा। ये थेरी जो है हिंदू मुसलमान की, इससे हम लोगों को सावधान रहना चाहिए और जितना पॉसिबल हो अपने आप को, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अधिकार दिए, तो आपको हिंदू के नाम पर नहीं है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार है, ओबीसी के नाम पर अधिकार है। तो हम लोगों को ये प्राइमरी जानकारी भी नहीं है। हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है कहीं पर भी संविधान में। आपको जो अधिकार मिले हैं वो एससी एसटी ओबीसी के नाम पर मिले हुए हैं। अगर जिसके नाम पर अधिकार मिले हैं उन लोगों को उसके आधार पर जागृत करने की जरूरत है। अगर आप उसके आधार पर उसको जागृत करने का काम करोगे तो आपका अधिकार बनेगा, और जो अधिकार देंगे नहीं तो ये आंदोलन हमने उन लोगों से मांगने के लिए बनाया हुआ आंदोलन नहीं है। हम लोग एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सामाजिक रूप से जागृत करने के लिए और उसका राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए ये सारा अभियान शुरू किया है। साथियों, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। आपको याद होगा, इस देश में लोग साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल आंदोलन करते हैं, तब एक हाथ मांग पूरी हो जाती है। अब आप बताओ, महिलाओं ने 33% रिजर्वेशन पॉलिटिकल चाहिए कोई डिमांड किया? एक भी आंदोलन नहीं किया, एक भी आंदोलन नहीं किया। इसके बावजूद भी भाजपा ने दे दिया, केंद्र सरकार ने दे दिया, बेवजह दे दिया, कोई कारण नहीं। बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश में जो जागरण चल रहा है उस जागरण को काटना होगा। उस जागरण को जब तक काटा नहीं जाएगा उनकी परिस्थितियां खराब होती रहेगी। तो इसलिए महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देकर 50% महिलाओं को बीजेपी के समर्थन में खड़ा करने के लिए, ताकि जो जागरण हो रहा है उसको काउंटर किया जा सके। 50% महिलाओं का वोट लेकर कमजोर हो रहे हैं, इसलिए तो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। समझने की जरूरत। आपको दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये बात समझा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पहले से पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ना? है। शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को 22.5% रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन का इतिहास क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर गए, वहां उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को
सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मंजूर हुई 17 अगस्त 1932 को, और जब 17 अगस्त 1932 को मंजूर हुई तो इसके विरोध में गांधी जी ने अपने लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, ब्राह्मणों को समझाया कि यदि शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के पार्लियामेंट में 22.5% लोग चुनकर गए तो पार्लियामेंट में हम लोगों की बात ये सुनने, हम लोगों को बात भी करने नहीं देंगे। ये लड़ाकू किस्म के लोग संसद में अगर चुनकर गए, 22.5% लोग चुनकर गए, और यदि गए तो ये संसद में हमें बोलने भी नहीं देंगे। 22.5% ऐसे लोग चुनकर गए तो 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेजों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल किया। परिणाम क्या हुआ था कि शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट के वोटों से शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजेंगे। शेड्यूल कास्ट के वोटों को, शेड्यूल कास्ट के एमपी को, शेड्यूल कास्ट के एमएलए को ब्राह्मणों को चुनने का अधिकार नहीं होगा। ये भी मालूम नहीं हमारे लोगों को, ये बता रहा हूं आपको। इससे क्या होगा, शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल कास्ट के ही वोटों से चुनकर जाएंगे तो जो जितना ज्यादा लड़ने वाला होगा वही चुनकर जाएगा। शेड्यूल ट्राइब का भी ज्यादा लड़ने वाला होगा वही जाएगा। ये 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने अवार्ड कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लड़ाई जीती। तो जब गांधी जी को लगा कि तो बहुत लड़ाकू किस्म के लोग चुनकर जाएंगे तो हमारी सुनेंगे ही नहीं, इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। है पता किसी को पता? ओबीसी के लोगों को ये पता ही नहीं। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के वर्तमान पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट है। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन से चुनकर जा रहे हैं। इनको पुनः पैक्ट लागू करवाया गया। जो सेपरेट इलेक्टोरेट से 131 लोग चुनकर गए होते तो ओबीसी की जातीय आधारित गिनती पहले लागू हो गई। ओबीसी के लोगों ने क्या किया, गांधी ने जब इसके विरोध में आमरण अनशन किया, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला उसके विरोध में गांधी ने आमरण अनशन किया, ओबीसी ने गांधी का साथ दिया। गांधी का साथ देने से क्या हुआ, जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया, जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया। जॉइंट इलेक्टोरेट से 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जा रहे हैं। बीजेपी की जा रहे हैं, कांग्रेस के जा रहे हैं। वो लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए, ये जो ब्राह्मणों का कहना है उसका साथ दे रहे हैं। समझ में आ रहा? ये तो बहुत पुराना 2000 साल का इतिहास नहीं बता रहा हूं। अरे ये इतिहास 24 सितंबर 1932 का है, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। जो ओबीसी का समस्या का संकट फंसा हुआ है, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग 17 अगस्त 1932 को जो सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनकर गए होते, ओबीसी की जाति आधारित गिनती भी हो गई होती और एससी एसटी ओबीसी का आजाद भारत में रूल होता, राज होता। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत अगर लागू होता, 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते और ये कांग्रेस के नहीं होते, ये बीजेपी के नहीं होते, तो वो ओबीसी के समर्थन में खड़े हो जाते। अभी वो कांग्रेस के हैं, अभी वो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी कांग्रेस के जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं वो भी आरएसएस के, बीजेपी के, कांग्रेस के समर्थन में। तो आपके ओबीसी के जातीय आधारित गिनती के लिए समर्थन नहीं कर रहे। क्यों?
उनका फैसला, SC ST के जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कांग्रेस बीजेपी, उनका फैसला कांग्रेस हाईकमांड कर रही है, उनका फैसला बीजेपी हाईकमांड कर रही है। उनका फैसला कहां कर रहे हो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग? इसका समर्थन गांधी का OBC के लोगों ने किया। इस वजह से ये दलाल और भड़वे पैदा होते हैं। ये हमारे IAS अधिकारी शायद उस समय बोलना चाहते थे मगर नहीं बोलूंगा तो मैं बोल लेता हूं। वो दलाल और बड़वे लोग सुनकर जाते। ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में जॉइंट रूल ऑफ स्टेट लागू हो गया, उसमें दलाल और बड़ुए लोग चुनकर जा रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। गांधी की वजह से और OBC के भी वजह से, और इस वजह से OBC आज संकट में फंसा हुआ है। वो जो दलाल और भड़वे जॉइंट रूल ऑफ स्टेट में पैदा हुए, वो जॉइंट रूल ऑफ स्टेट पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वो जिसमें दलाल और भड़वे पैदा हुए, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मोदी ने महिलाओं को दी है किसी को पता? तालियां बजाने वाले धड़ी हीड़े भी तालियां बजाते रहते, पता है? अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के दलाल और भड़वे पैदा होते हैं जॉइंट रूल ऑफ स्टेट में, वही जॉइंट रूल ऑफ स्टेट अगर महिलाओं को OBC को दे दिया तो SC ST में दलाल भड़वे पैदा होगा, तो महिला के लिए दलाल भड़वा शब्द यूज नहीं किया जा सकता। उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मैं सारा आपके विवेक पर छोड़ देता हूं। वो मैं माइक पर बोल नहीं सकता, मालूम है मुझे, समझ में आता है शब्द कौन से चुनना चाहिए, मैं उसी का मास्टर। हाँ, मुझे मालूम है सारा सिस्टम से संबंध है, मगर वो शब्द मैं यूज नहीं कर सकता, इतना भयानक परिणाम होगा। ये निर्णय निश्चित रूप से मोदी का नहीं है। मोदी के कोई भी बड़े फैसले मोदी के नहीं है, वो सारे RSS के लोग फैसले देते हैं। और मोदी जो है वो केवल CEO है, CEO। लोग कहते PM है, मोदी PM नहीं है, CEO है। CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मोदी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। निर्णय RSS ने निर्णय किया, मोदी ने इंप्लीमेंट किया। तो इंप्लीमेंट करने के लिए RSS ने CEO बनाया, उसको इंप्लीमेंट करना होगा ना। RSS फैसला करता रहेगा, केवल फैसला करता रहेगा, उससे थोड़ी होगा, कोई इंप्लीमेंट करने वाली मशीनरी चाहिए। तो मोदी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। मेरे अलावा दूसरा आदमी बोलेगा वो FIR हो जाएगा, ध्यान रखना, बोलना मत, ध्यान रखना, खबरदार। मेरे अलावा अगर बोले तो FIR हो जाएगा। तो आप सोचते होंगे आपके खिलाफ क्यों नहीं होगा? तो औकात चाहिए ना मेरे खिलाफ में, मेरे खिलाफ FIR करने के लिए औकात चाहिए। क्योंकि गांधी जी जेल में जाते जाते ही महान हो गए। तो मुझे एक बार गुजरात की जेल में डाला और रात में 3 बजे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया, बोलता अरे बाप रे बाप, सारे देश भर से टेलीफोन आ रहा है, हमें पहले मालूम होता तो आपको अरेस्ट ही नहीं करते। तो मैं अभी छोड़ दो, रात के 3 बजे नहीं, हम तो वेट कर रहे, इसलिए जगा हुआ हूं, ऊपर से टेलीफोन आ रहा बार बार, इसलिए जगा हुआ हूं। सवेरे 6-7 बजे छोड़ देंगे, वो भी आपको अरेस्ट किया है इसलिए जज के सामने हाजिर करना पड़ता है, 10 बजे तक तो रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। उधर जज के सामने रखा, कोई सरकार ने विरोध नहीं किया, तो जाने दो, ये तो जितना अंदर रहेगा उतना हमारा सरदर्दी सारे देश भर में, पुलिस स्टेशन को घेर लिया सारे देश भर में इनके लोगों ने। तो साथियों, हम लोगों को, संगठन चलाने वाले लोगों को, मासेस का, पढ़े लिखे लोगों का संगठन आपको बनाना होगा और इसके लिए जेल में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी हम संगठन बना रहे हैं तो ध्यान रखो
कि हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करो कि जेल में जाना, अपने हक अधिकार को हासिल करने के लिए जेल में जाने के लिए आपको तैयार रहना है। पुलिस चौकी में जब भी कोई आंदोलन मोर्चा करते हो तो इंस्पेक्टर क्या बोलता है? जेल में डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, ऐसा बोलता है पुलिस वाला। उसको बोलने का चल चल बोला रुको, वो बोलता फिर रुको, क्यों? डर नहीं रहा, मैं तो डराने के लिए उसको जेल की बात किया। अगर ये जेल के नाम से डर नहीं रहा तो इसको जेल में डालने का कोई मतलब ही नहीं। तो डराने के लिए जेल में डाला जाता है, तो डर नहीं रहा। तो जो जेल में जाने के लिए तैयार रहता है उसको देश में दुनिया में कोई जेल में नहीं डालता। जो जेल में जाने के लिए डरता है उसी को जेल में डाल दूंगा, ऐसा कहता है। तो आंदोलन हम लोगों को, करने वाले लोगों को जेल में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर ऐसा आप करते हो। क्योंकि हमारा अभी नया जो रणनीति है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ संगठन शक्ति निर्माण करने की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे थे। अभी हम लोग आंदोलन करने के लिए काम करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों को भी आंदोलन करने के लिए तैयारी करना चाहिए। और आंदोलन करने के लिए आपको तैयारी करना है तो आपको हर जिले में बैकवर्ड क्लास के लोगों की कमेटी बनाओ, आंदोलन करने वाले लोगों की जिला में कमेटी बनाओ, तहसील में कमेटी बनाओ, ब्लॉक में कमेटी बनाओ, ग्राम पंचायत में कमेटी बनाओ, गांव में कमेटी बनाओ, बैकवर्ड क्लास के लोगों की कमेटी बनाओ। और जितने बैकवर्ड क्लास की जातियां गांव में रहती हैं उनके कम से कम एक एक नौजवानों को उसमें शामिल करो। अगर आप ऐसा करते हो तो अगला आंदोलन, ज्यादा संख्या में अगर आप लोग आंदोलन में सहभागी होते हो तो उसको करने का एकमात्र तरीका है कमेटियां बनाओ। जितनी ज्यादा कमेटियां बनाओगे, 75,000 लगभग 75 जिले हैं, 1,000 गांव मान ले तो 75,000 गांव है। पर मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश में 1,13,000 गांव। तो आप उत्तर प्रदेश में ही अगर मान लो इतना बड़ा संगठन खड़ा कर देते हो तो सारे देश भर में ये आंदोलन की आग फैल जाएगी। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का विशाल संगठन खड़ा करना होगा। मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वामसेप के लोगों को सारे देश भर में, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को सारे देश भर में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संगठन बनाने के लिए सक्रिय सहयोग देने के लिए निर्देश दिया जाता है। सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, वामसेप के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संगठन बनाने के लिए जितने जिलों में वामसेप संगठन है उतने जिलों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की शाखा होनी चाहिए। और वामसेप के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को पहल करके बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का संगठन खड़ा करना चाहिए। और इसके लिए जो बैकवर्ड क्लास के लोग हमारे अंदर, वामसेप के अंदर है, उनको नहीं, नए लोगों को तैयार करके कमेटी में ले लो। तो इस तरह से सारे देश भर में बैकवर्ड क्लास का विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा और फिर आंदोलन इसके आधार पर बहुत विशाल होगा। क्योंकि अभी हमारी रणनीति आंदोलन करने की है। अभी जैसे ईवीएम मशीन के बारे में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं 26 तारीख को, उसी तरह से बैकवर्ड क्लास के मुद्दे पर भी लोकसभा के चुनाव के पहले इसके लिए भी सारे देश भर में बहुत बड़ा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। लोकसभा के चुनाव के पहले ये होगा। इस दिशा में अभी से आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो हमें अपने बल पर
अपने अधिकार हासिल करने का ताकत पैदा हो जाएगी। ऐसी ताकत हमको पैदा करना चाहिए। केवल मांगने का काम नहीं करना चाहिए, संगठन शक्ति के बल पर हम अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं, इस पर यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।